आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अंकित चौल। आज हम लोग करने वाले इतिहास चैप्टर 4 दिल्ली सल्तनत 12 से 6 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक चला। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एकमात्र महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। दूसरा है दक्षिण भारत पर विजय करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से निम्नलिखित किस स्थान पर स्थानांतरित किया? इसका होगा देवगिरी। प्रश्न नंबर चौथा है सल्तनत काल में सुल्तान के प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वजीर। मिलान करने वाला है प्रश्न नंबर दूसरा में। पहला है सिकदर, सिकदर जिला प्रशासन का प्रमुख। दूसरा जौहर, अग्नि में सती हो जाना। इल्तुतमिश, 40 शाह, 40 सरदारों का गुट। अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ के किले पर आक्रमण। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है सल्तनत काल के दो इतिहासकारों के नाम बताइए। आंसर होगा सल्तनत काल के दो इतिहासकारों के नाम है पहला जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा इब्न बतूता। प्रश्न नंबर दूसरा है दिल्ली में सबसे पहले किस सुल्तान ने अपनी राजधानी स्थापित की? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सबसे पहले अपनी राजधानी स्थापित की। प्रश्न नंबर तीसरा, रजिया सुल्तान को अपने सरदारों के भारी विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान महिला होने की वजह से उसे अपने सरदारों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर चौथा है किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ। प्रश्न नंबर पाँचवा, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? उसके द्वारा लूटे गए किन्हीं दो स्थानों के नाम बताइए। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। उसके द्वारा लूटे गए दो स्थानों के नाम है पहला मेरठ, दूसरा हरिद्वार। प्रश्न नंबर चौथा का पहला इतिहासकार साधारण व्यक्तियों के जीवन के बारे में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, इस कोई दो कारण इतिहासकार साधारण व्यक्तियों के जीवन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं करा पाए, इसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि ये इतिहासकार शासकीय पदों पर तैनात। उदाहरण के लिए जियाउद्दीन बर्नी के पास राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण पद था। उनका समूचा प्रयास सुल्तान को प्रसन्न रखना था, जिससे उन्हें समय समय पर उपहार और धन प्राप्त होता रहता था। ऐसी स्थिति में वे साधारण लोगों की गरीबी और उनकी दयनीय अवस्था का वर्णन कैसे कर पाते? दूसरा है कारण यह है कि वे शहरों में रहते थे। उन्हें गांव में जाने और साधारण लोगों के जीवन को निकट से देख पाने का अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाता था। प्रश्न नंबर दूसरा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा खेती में सुधार लाने और जनता के कल्याण के लिए किए गए कोई दो उपायों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा खेती में सुधार लाने और जनता के कल्याण के लिए किए गए दो उपायों का वर्णन है पहला, उसने बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया और उसमें खेती करवाई। उसने पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई और कई नई भी खुदवाई। दूसरा होगा उसने करों को घटा दिया, जिससे किसानों को काफ़ी खेती करने में मदद मिला। प्रश्न नंबर तीसरा है मुदबिर के अनुसार शासकों को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। मुदबिर द्वारा सुझाए गए न्यायों के दायरे की व्याख्या कीजिए। 13वीं शताब्दी के लेखक फ़ख्र-ए-मुदबिर ने लिखा है शासकों और सेना के कमांडों को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सफल शासक के पास एक बड़ी सेना का होना आवश्यक है। सेना के सिपाही अच्छी तनख्वाह न मिलने पर सुख से नहीं रह सकते। सेना को अच्छी तनख्वाह देने के लिए शासक को राजस्व की आवश्यकता होती है। राजस्व किसानों से प्राप्त होता है, किंतु किसान तभी राजस्व दे सकते हैं जब राज्य में शांति और समृद्धि हो। अतः शासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को न्याय प्राप्त हो। प्रश्न नंबर चौथा है इक़्तिदारों के क्या कर्तव्य थे? उन दो सुल्तानों के नाम बताइए जो अपने सरदारों को उचित नियंत्रण में रखने में सफल रहे।
आंसर होगा सल्तनत काल में सरदार काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। अधिकतर सरदार तुर्क या अफ़गान मूल के थे। अधिकतर प्रांतों के गवर्नर, सेना के कमांडर और शासन में ऊंचे ओहदों पर तैनात अधिकारी इसी गर्व के थे। ऊंचे अधिकारियों को नगद तनख्वाह देने के बजाय उन्हें इसके लिए किसी खास इलाके या गांव से राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। इस इलाके से धन प्राप्त राशि के एक हिस्से पर संबंधित अधिकार का हक होता था। प्रदान की गई भूमि को इक्ता और जिस व्यक्ति के पास इक्ता होती थी उसे इक्तादार या अथवा मुक्ति कहा जाता था। दो सुल्तानों के नाम है जिसने अपने सरदारों को उचित नियंत्रण में रखने सफल थे। पहला बलबन, दूसरा अलाउद्दीन। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? उसने ऐसा क्यों कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व परस्पर विरोधी गुणों का मिश्रण था? इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था। उसने इसलिए कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व परस्पर विरोधी गुणों का मिश्रण था, क्योंकि कभी कभी वह काफ़ी दयालु होता था और अपराधियों को माफ़ भी कर देता था, तो कभी कभी वह समान अपराधों के लिए भी अत्यधिक कठोर दंड दिया करता था। प्रश्न नंबर 6 और लास्ट, इब्न बतूता ने ऐसा क्यों कहा कि सरदार बांस के जिन जंगलों में रहते थे उन्हें काट दिया जाना चाहिए? आंसर होगा इब्न बतूता ने ऐसा इसलिए कहा कि सरदार बांस के जिन जंगलों में रहते हैं उन्हें काट दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना सुरक्षित नहीं था। बतूता ने आगे लिखा कि कुछ स्थानीय सरदार बांस के घने जंगल में रहते हैं। बांस के पेड़ इन सरदारों की रक्षा करते हैं जैसे कि वे किसी किले में रह रहे हो। बांस की मजबूत दीवारें के भीतर उनकी मवेशी रहते हैं और फसलें उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा वर्ष में 3 से 4 महीने तक होती है। इस कारण उन्हें अपने घेरे के भीतर ही पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है। इन शासकों पर आसानी से विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। आज का ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, और आपके लिए अगर ये क्वेश्चन आंसर थोड़ा भी हेल्पफुल होता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।